हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब। आपको पता है हमारे क्लिनिकल शुरू हो गए तो हमारे जो टीचर्स हैं ना इतने अच्छे हैं ना। जीएमसी ऐसे थोड़ी लोग कहते हैं कि लोग इसमें इतना ज़्यादा पेशेंट लोड होता है, मतलब मज़ा आ जाता है यार। तो हमने ना वो आपको पता है कल एनएसडी इन सब के बारे में पढ़ा। तो यार मज़ा आ गया सच्ची। खुद का खून तो नहीं निकाला, पर दूसरों का जब खून निकालते ना हमें, उन्हें तो चलो रोना आता ही आता है, हमें बड़ा इमोशनल सा फील होता है। तो हाँ, चलो आज हम शुरू करते हैं एक्सक्रीटिव प्रोडक्शन एलिमिनेशन। साथ में एक और चीज़, जब आप डॉक्टर या नर्स या कोई भी मेडिकल फील्ड में आते हो ना, एक चीज़ ध्यान रखना कि दूसरों को हमेशा खुश रखना है। जैसे एक बूढ़ी सी आंटी थी, उन्हें पता नहीं था कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्हें पता था। तो ना पता क्या हुआ, मतलब आंटी बोली थी मुझे क्यों लेकर आए हो यहाँ पे। मैंने पता क्या बोला उन्हें, आंटी देखो आप ना थोड़े से बीमार हो गए थे, तो आपको ना थोड़ा सा हॉस्पिटल लेके आप थोड़ा सा इंजेक्शन लगेगा। मतलब उन्हें हंसा देना यार, इतना करना। दूसरे को हंसाने से जो हमें खुशी मिलती है, अगर आपको नहीं भी मिलती, दूसरे को जो खुशी मिलती है ना वो आपको दुआएं देते हैं। ठीक है, तो बस अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। चलो अब हम समझते हैं हर एक लाइन को एक एक करके, सिंपल और हिंदी इंग्लिश मिक्स में। ठीक है, आपको पता है हिंदी और इंग्लिश मिक्स को क्या कहते हैं हम? हिंग्लिश। हिंदी प्लस इंग्लिश इक्वल्स टू हिंग्लिश। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो एनिमल्स accumulate अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, chlorine, phosphate, sulfate, etc. either by metabolic activities or by other means like ingestion. एनिमल्स यानी कि जानवर अपने बॉडी में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम नहीं, ठीक है, फॉस्फेट, सल्फेट, इन सबको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, ये सब्सटेंसेस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या ज़्यादा खाने से बनते हैं। ये हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है, कुछ पूरी तरह से और कुछ पार्शियली। तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, ये देखो लिखा ना, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन। तो हम इस चैप्टर में तो सीखेंगे कि कैसे इन सब्सटेंसेस को बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, स्पेसिफिकली नाइट्रोजनस वेस्ट जो नाइट्रोजन से बनते हैं। ठीक है, इन पर हमारा ज़्यादा फोकस होगा। ठीक है, अब उसका बाद आता है मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है जो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं। अमोनिया की बात करें तो ये सबसे टॉक्सिक होता है और इसको रिमूव करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो मतलब हम लोग कहते हैं कि पानी पिया करो ज़्यादा, ताकि आपकी बॉडी से जो से भी हार्मफुल टॉक्सिक वेस्ट हैं वो सब रिमूव हो जाए। देखो, कैन बी रिमूव्ड विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। कम से कम पानी वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी पिए, मतलब ये है इस लाइन का। ये और यूरिक एसिड जो है ये सबसे कम टॉक्सिक होता है और इससे रिमूव करने में मिनिमम पानी लगता है। यूरिक एसिड, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। लेट मी हाईलाइट दिस लाइन फॉर यू। यार मैंने पहले भी कहा है, अगर किसी को कुछ भी ना समझ आए वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है कि दीदी मुझे ये वाला टॉपिक नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ एक्सप्लेन दिस इन मोर डिटेल। ठीक है, ताकि आपको भी अच्छे से समझ लग जाए और मुझे भी ऐसा ना हो कि आपको ये समझ नहीं आया टॉपिक बेचारों को, तो ये समझा दो। ठीक है, उसके बाद दिया है अमोनोटेलिज्म। ये अमोनिया को एक्सक्रीट करने का प्रोसेस है। ठीक है, The process of excreting ammonia is a monotelism. Many bonifiches, aquatic amphibians and aquatic insects are monotelic in nature. बहुत सारे bonifiches यानी मछलियाँ, ठीक है, मछलियाँ, aquatic amphibians और insect मोनोटेलिक नेचर के होते हैं। ठीक है, aquatic amphibians, bonifiches मछलियाँ और इंसेक्ट मोनोटेलिक नेचर के होते हैं, यानी ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, आगे दिया है फिशेस में कैसे होती है, गिल सर्फेसिस के थ्रू। अमोनिया जो मतलब अमोनिया एज इट इज़ रेडिली सॉल्युबल, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने ना अपनी बुक में एज अ क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, ये ना किसी ईयर में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। विच सब्सटेंस इज रेडिली सॉल्युबल, तो इसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और नन ऑफ द अबव ऐसे के ऑप्शन दी थी। तो ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। अमोनिया जो रेडिली सॉल्युबल यानी कि आसानी से डिजॉल्व होने वाला, ठीक है, इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सर्फेसिस और थ्रू गिल सर्फेसिस इन फिश एज अमोनियम आयंस। बॉडी या गिल्स के सरफेस के थ्रू निकलता है जैसे फिश में। ठीक है, यूरियोटेलिज्म। उसके बाद किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। किडनी जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं करती है अमोनिया को रिमूव करने में। टेरेस्ट्रियल अडैप्टेशन नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो ये जो से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल अडैप्टेशन है, जैसे कि हम एनिमल्स ही हो गए, मैमल्स। ठीक है,
मैमल्स में टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मरीन फिशेस, ये यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, मतलब कि इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता, लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया और यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। उसके बाद है मैमल्स, अच्छा यूरियोटेलिज्म, यूरिया एक्सक्रीशन, अब इसकी बात आ गई है। जो एनिमल ज़्यादा पानी बचाना चाहते हैं वो अमोनिया को मेटाबोलाइज करके यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। यूरिया ब्लड में रिलीज होता है और किडनीज के थ्रू फिल्टर होकर एक्सक्रीट होता है। मैमल्स जैसे कि हम ह्यूमंस, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मरीन फिशेस ज़्यादातर यूरिया एक्सक्रीट करते हैं और इन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं। यही मतलब हुआ मैमल्स में टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एनिमल्स। कुछ एनिमल्स अपनी किडनी मैट्रिक्स में थोड़ा यूरिया रिटेन करते हैं ताकि ऑस्मोलैरिटी, बॉडी का वाटर बैलेंस मेंटेन हो सके। यही लिखा है यहाँ पे। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड टू यूरिया इन द लिवर ऑफ these animals and released into the blood, which is filtered and excreted out by the kidneys. Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of these animals to maintain a desired osmolarity. यही मैंने बोला कुछ एनिमल्स अपनी किडनी मैट्रिक्स में थोड़ा यूरिया मेंटेन करते हैं ताकि ऑस्मोलैरिटी, बॉडी का वाटर बैलेंस मेंटेन हो सके। उसका बाद आता है यूरिकोटेलिज्म, यूरिक एसिड एक्सक्रीशन। ठीक है, ये देखो यूरियोटेलिक एनिमल्स लिखा ना, मतलब यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड एक्सक्रीशन, यूरिकोटेलिज्म। ठीक है। रिप्टाइल्स जैसे कि सांप, बर्ड्स जैसे कि पक्षी यानी कि पक्षी, लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट यूरिक एसिड को पेलेट या पेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। यस और नो? अगर आप कभी बाहर जा रहे हो तो आपके ऊपर कबूतर अपना वो कर देता है, पोटी कर देता है, तो हम बोलते नहीं आए हाय ये क्या कर दिया, बेठ गिर गई। हम पंजाबी में कहते हैं बेठ, ब छोटी ईट आधा ठ फिर पूरा ठ, बिठ। ठीक है, तो बिठ कर गया कबूतर। आपकी भाषा आप में क्या कहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बता देना। तो reptiles, birds, land snails and insect excrete nitrogenous waste as uric acid in the form of pellet or paste with a minimum loss of water, मतलब कि इसमें पानी का लॉस मिनिमम होता है और ऐसे एनिमल्स को यूरिकोटेलिक कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। A survey of animal kingdom presents a variety of excretory structure. Animal kingdom में excretory structure के अलग अलग types मिलते हैं। In most of the invertebrates, these structures are simple tubular forms, whereas vertebrates have complex tubular organs called kidneys. Invertebrates जिनमें backbone नहीं होती। vertebrates, vertebral column, backbone, vertebral column, ये तो भी आपने पढ़ा है और पढ़ना होगा आगे भी। ठीक है, कि excretory structures simple tubular होते हैं। These structures are simple tubular forms. ठीक है, और vertebrates जिनमें बैकबोन होती है के ऑर्गन सिंपल ट्यूबुलर होते हैं जैसे कि किडनीज। ठीक है, सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हियर, कुछ मतलब के मेंशन किए गए इन लोगों ने। प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स आदि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन प्लैटियलमिंथस जैसे फ्लैटवर्म्स, प्लेनेरिया यानी कि प्लैटियलमिंथस, फ्लैटवर्म जैसे कि प्लेनेरिया में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स होते हैं। रोटिफर्स, एनालिड्स एंड द सिफेलोकॉड एम्फियोक्सिस, ये प्रोटोनेफ्रीडिया, रोटिफर्स मतलब कुछ एनालिड्स अर्थवर्म जैसे, ठीक है, और सिफेलोकॉर्डेट्स जैसे एम्फियोक्सिस में भी मिलते हैं। क्या? प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप कोई हल्के में मत लेना। ये क्वेश्चन हमसे 2015 नीट में एंड 2022 पीपीएमईटी में पूछा गया। पीपीएमईटी नहीं, एक मिनट, मैंने लिखा है, पता नहीं क्या लिखा मैंने अपनी बुक में, पूछा गया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ नहीं आ रहा, मैंने अपनी बुक में ना लिखा है, एक तो मैंने नीट में लिखा है और एक पता नहीं पीपीएमईटी लिखा है या कुछ और पेपर का नाम लिखा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होता ही है कई बार। चलो आगे चलते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया प्राइमरीली कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन जैसे कि ऑस्मो रेगुलेशन। प्रोटोनेफ्रीडिया का मेन काम फ्लूइड और आयनिक बैलेंस मेंटेन करना होता है जिससे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेफ्रीडिया द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवर्म एंड अदर एनिमल्स। यार आपको याद रखना है कि कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम किस एनिमल से रिलेटेड है। नेफ्रीडिया एक ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है जो अर्थवर्म और एनालिड्स में मिलता है। उसके बाद नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस। ये नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं और फ्लूइड सॉल्ट बैलेंस बनाए रखते हैं। इंसेक्ट्स यानी कि कॉकरोचेस, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा आपके स्कूल्स में, अगर कॉकरोच वाला चैप्टर करवा दिया तो उसमें पढ़ाया गया होगा, वो भी यार मैं लूँगी जल्दी। मुझे ना डीएम्स मिल रहे थे लोगों के इंस्टा पे भी और टेलीग्राम पे भी कि ना दीदी आप प्लीज़ वो कॉकरोच पढ़ाओ, वो नहीं हमसे हो रहा, वही पढ़ाऊँगी मैं, जल्दी पढ़ाऊँगी, उसकी भी क्लास लूँगी।
ठीक है, मैं ये इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है इसमें से आपके 60 मार्क्स का इसमें है और 60 मार्क्स का ही उसमें बॉटनी में है, ठीक है ना। तो मतलब जो सी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर होते हैं या ह्यूमन फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी, ये 60 मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यार। आधे नंबर तो यार इसी में मिल जाते हैं, 360 मार्क्स का पेपर होता है, उसके हाफ तो इसी में मिल जाते हैं। चलो उसके बाद मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस, ठीक है। तो कॉकरोचेस में मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होता है, यानी कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं और उसमें रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, यही लिखे आगे। आगे एंटेनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स जो हैं वो क्रस्टेशियंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्रस्टेशियंस जैसे कि प्रॉन्स, ठीक है, उनमें एक्सक्रीशन का काम करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। चलो, इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से बनते हैं। इस सिस्टम में मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, किडनी, पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड अ सिंगल यूरेथ्रा, ठीक है। किडनीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज़ अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो। हैशटैग मैं ना पता क्या करती हूँ, देखो मैं ना हर बार जब भी कोई इंपॉर्टेंट लाइन दिखती है ना, उसे अंडरलाइन करके या हाईलाइट करके आगे मैं लिख लेती हूँ #1 मार्क। एक सेकेंड, जैसे अंडरलाइन कर ली ना मैंने, #1 मार्क ऐसे लिख लेती हूँ ताकि याद रहे कि ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसे पढ़ना है, ठीक है। मैं इरेज करूँगी क्योंकि मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। चलो आगे चलते हैं। Kidneys are reddish brown bean-shaped structure situated between the level of last thoracic and third lumbar vertebra close to the dorsal in a wall of abdominal cavity. Kidneys reddish brown कलर की होती हैं और bean shaped होती हैं। ये abdomen यानी कि पेट के अंदर के डॉर्सल यानी कि पीछे के साइड होती है। abdomen पेट के अंदर यानी कि पीछे वाली साइड, ठीक है, पेट के अंदर थोड़ी होगी, पेट के पीछे, ठीक है, होती है। किडनीज लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच सिचुएटेड होती है। लास्ट थोरैसिक, थर्ड लंबर। साइज एंड वेट ऑफ किडनी अगला है ये टॉपिक, ठीक है। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स, मैंने अपनी बुक पे ना साथ में ये भी किया हुआ, जैसे साइज एंड वेट ऑफ किडनी, इंट्रोडक्शन टू किडनी, साइज एंड वेट ऑफ किडनी, मतलब जैसे ये देखो यहाँ पे थी इंट्रोडक्शन टू किडनी, यहाँ पे है साइज एंड वेट ऑफ किडनी, ठीक है। ऐसे मैंने ना मार्क किया हुआ है अच्छे से, तो आप लोग भी ना ऐसे कर लिया करो ताकि आपको याद रहे कि हाँ भाई यहाँ पे साइज एंड वेट है, ऊपर है ये हमारा इंट्रोडक्शन टू किडनी है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, उसके बाद हमारा आ जाएगा हाइलम ऑफ किडनी, ठीक है। साइज एंड वेट ऑफ किडनी में चलते हैं। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब कि एक एडल्ट की एक किडनी का साइज, एक एडल्ट की एक किडनी का साइज लेंथ में 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ में 5 से 7 सेंटीमीटर और थिकनेस में 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। किडनीज का एवरेज वेट होता है 120 से 170 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हाइलम वाले टॉपिक पर, ठीक है। हाइलम ऑफ द किडनी में है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सर्फेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर। हाइलम, ये जो सी आप जगह देख रहे हो, ये मैं मार्क करती हूँ, रुक जाओ यार, ये वाली जगह, इससे या इससे हम हाइलम कहते हैं, इस जगह को हम कहते हैं हाइलम, ठीक है। इस जगह को हम कहते हैं हाइलम, ठीक है, हाइलम। उसके बाद है टूवर्ड्स सेंटर, अच्छा ये हो गया, यानी कि किडनी के अंदर वाली साइड पर एक नॉच, छोटी खुली जगह, नॉच, ये जो हाइलम मैंने मार्क किया है ये वाला, इसे हम कहते हैं खुली, मतलब मैंने ऐसे याद किया है, खुली छोटी सी जगह होती है जिसे हम हाइलम कहते हैं, ठीक है। हाइलम के थ्रू यूरेटर, ब्लड वेसल, नर्व्स, ये सब एंटर करती है। यूरेटर जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लड तक ले जाता है, ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करते हैं और नर्व्स जो किडनी के फंक्शन कंट्रोल करती है। अगला मैंने टॉपिक लिखा है रीनल पेल्विस एंड कैलिसेस। Inner to the hilum is a broad funnel-shaped space called the renal pelvis with projections called calyces.
हाइलम के अंदर एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं। रीनल पेल्विस से कुछ एक्सटेंशंस निकलती हैं जिन्हें कैलिसेस कहते हैं। कैलिसेस जो हैं वो क्या काम करती हैं, यूरिन को किडनी के अंदर से फनल रीनल पेल्विस तक ले जाती है। अभी आगे आएंगी ये है हमारी कैलिसेस, सिंगुलर कैलिक्स, प्लूरल कैलिसेस। उसके बाद आ जाता है हमारा अगला, मैंने टॉपिक लिखा है आउटर कैप्सूल ऑफ किडनी। यार एक सेकेंड, हाँ। The outer layer of kidney is a tough capsule. कहाँ गया? हाँ, The outer layer of kidney is a tough capsule. किडनी के बाहर वाला लेयर एक टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जिसे कैप्सूल कहते हैं। ये किडनी को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। 2 zones of kidney. Inside the kidney there are 2 zones, an outer cortex and an inner medulla. किडनी के अंदर 2 लेयर्स होती हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स ये किडनी के बाहर वाला पोर्शन होता है। कॉर्टेक्स में ब्लड फिल्ट्रेशन का मेन काम यही करता है। इनर मेडुला ये किडनी के अंदर का पोर्शन होता है। इसमें कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसे मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। लेकिन ना, तो मेडुला इज जॉइंट ऑफ फ्यू कॉनिकल मासेस, मेडुलरी पिरामिड्स। तो ये इनर मेडुला होता है, ये किडनी के अंदर का पोर्शन होता है। इसमें कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। मेडुलरी पिरामिड्स कैलिसेस की तरफ प्रोजेक्ट आउट करते हैं जो यूरिन को रीनल पेल्विस तक पहुंचाती हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम है ना। किडनी की डायग्राम समझना भी बहुत ज़रूरी है। हाइलम जिससे क्या क्या निकलता है, मैंने पढ़ाया ऊपर, यूरेटर, ब्लड वेसल और नर्व्स एंटर करती हैं। रीनल पेल्विस, ये पेल्विस है ना, ये यार एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। ये देखो, एक सेकेंड, ये हमारा आ गया रीनल पेल्विस। ठीक है, रीनल पेल्विस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये यार आई नीड टू इरेज दिस, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद मेडुला और कॉर्टेक्स, इनर लेयर जो किडनी का फंक्शन रेगुलेट करती है। मेडुला और कॉर्टेक्स, ये देखो इनर लेयर, ये इनर वाली लेयर है ना, ये वाली इनर लेयर है। इनर लेयर जो किडनी का फंक्शन रेगुलेट करती है। तो अगर किसी भी और पार्ट को डिटेल में समझना हो या डायग्राम चाहिए हो तो पूछ ज़रूर लेना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, या मेरे टेलीग्राम पर जाकर मुझे पर्सनली भी डीएम कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको मैं उसमें डाल दूँगी, मेरी बायो में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। या आप व्हाट्सएप पे भी मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, या इंस्टाग्राम की आईडी पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आगे चलते कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई पर। The cortex extends in between the medullary pyramids as renal tubules called columns of Bertini. तो जो हमारा कॉर्टेक्स है वो एक्सटेंड करता है मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में एज रीनल कॉलम्स। किडनी के अंदर एक मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं जो कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच होते हैं। ठीक है, इनके आसपास के स्पेसेस को कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई कहते हैं। आगे, ईच किडनी हैज़ नियरली 1 million कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन। तो हर किडनी में लगभग 10 लाख, 1 million यानी 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन किडनी के फंक्शनल यूनिट, काम करने वाले पार्ट्स होते हैं। हर किडनी में नियरली 1 million यानी कि 10 लाख कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं, जो कि फंक्शनल यूनिट होते हैं ऑफ द किडनी। एक होता है नेफ्रॉन और एक होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन ब्रेन में होते हैं, नेफ्रॉन किडनी में होते हैं। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स। हर नेफ्रॉन के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, ग्लोमेरुलस एक ब्लड कैपिलरी नेटवर्क जो फिल्ट्रेशन करती है, और रीनल ट्यूब्यूल एक ट्यूब जो फिल्टर्ड फ्लूइड को प्रोसेस करता है। ठीक है, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट एट्रियोल। ग्लोमेरुलस एक छोटी सी कैपिलरी का ग्रुप है जो एफरेंट एट्रियोल से ब्लड लेता है। एफरेंट और इफरेंट, ठीक है, बताती हूँ आपको, रुक जाओ। उसके बाद एफरेंट एट्रियोल, फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय एन एफरेंट एट्रियोल। अब ये देखो, यहीं पे देखो, ये जो हमारे अंदर आ रही है, ये ऊपर से आ रही है, तो इसे हम कहेंगे एफरेंट एट्रियोल, ए से। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, एफरेंट एट्रियोल, ए से। ठीक है, और ये वाली जो है ये निकल रही है बाहर को, ये देखो निकल रही है, ये देखो यहाँ पर निकल गई बाहर, ये निकल गई बाहर।
तो हम इसे कहेंगे इफरेंट एट्रियोल, ई से। ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एग्जिट, EXIT, ई फॉर एग्जिट। ए फॉर मैंने ऐसे याद किया एंट्री, ए फॉर एंट्री, ठीक है। तो ए से एंट्री होगी, ई से एग्जिट होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस, अच्छा हो गया। द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल है उसकी शुरुआत का पार्ट एक डबल वॉल्ड कप जैसा होता है, जैसे बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। ये येलो कलर का देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये वाला, यहाँ पे नहीं होगा, रुको, हाँ ये वाला बोमेंस कैप्सूल। इसे लेट मी इरेज एवरीथिंग, इसे मैं करती हूँ ब्लू से। ये डबल है, एक ऐसे और फिर ऐसे। यार ये ना स्ट्रक्चर बहुत आसान है, सबसे बढ़िया चैप्टर है। ये है हमारा बोमेंस कैप्सूल, इसके अंदर रेड कलर की होती है ग्लोमेरुलस, एफरेंट इफरेंट, ठीक है। ये हो गई एफरेंट, ये हो गई इफरेंट। उसके बाद ये नीचे जो होती है वो PCT DCT, ये सब बाद में बात करेंगे, मतलब आगे बात करने वाले हैं हम, शुरू होने वाले हैं। उसके बाद आ जाता है रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद डबल वॉल्ड, अच्छा हो गया, विच इंक्लूड्स द ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस पाया जाता है। ये कैप्सूल ग्लोमेरुलस को कवर करता है। उसके बाद है ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड द मालपीजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल। मालपीजियन बॉडी किसमें होती है? कॉकरोचेस में, अभी ऊपर पढ़ाया मैंने, है ना। तो ये बोल रहे जब ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को एक साथ देखा जाए तो इसे मालपीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल कहते हैं। उसके आगे दिया है हमें द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क PCT, टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क PCT। बोमेंस कैप्सूल के बाद ट्यूब्यूल का पार्ट आता है जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। ये कॉइल्ड यानी कि घूमा हुआ, ठीक है, ट्यूब है जो फ्लूइड को फिल्टर और रीअब्जॉर्ब करता है, जो फ्लूइड को फिल्टर और रीअब्जॉर्ब करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमें ये दिया है डायग्राम्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किडनी का स्ट्रक्चर है। तो ये इसमें जो रीनल कैप्सूल है वो किडनी का आउटर कवरिंग है। ये जो येलो येलो से हम देख रहे हैं रीनल कैप्सूल है। ये मैं जूम करती हूँ, ये वाली पोर्शन ये दिख रही है मार्क्ड रीनल कैप्सूल। बुक्स में नहीं दिख रही होती, यहीं पर देखो रीनल कैप्सूल। ये जो सा येलो येलो सा कलर है ना यार, ये इसमें ब्लू हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, इसे मैं कहूँगी रीनल कैप्सूल। उसके बाद आगे आए हमारा कॉर्टेक्स और मेडुला। ये मैंने कॉर्टेक्स बता दिया, ये जो बाहर वाला रेडिश ब्राउन सा कलर, कॉर्टेक्स किडनी का आउटर रीजन है। मेडुला इनर रीजन है जिसमें मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, ये मेडुलरी पिरामिड्स। उसके बाद है रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस ये रहा, ये देखो, ये जो हमारा सेंट्रल पार्ट है इसे मैं कहूँगी रीनल पेल्विस, ये वाला, इसे कहते हैं रीनल पेल्विस। ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो यूरिन को यूरेटर तक ले जाता है। यहीं से यूरिन नीचे जाता है यूरेटर तक, ठीक है, ये यूरेटर है। उसके बाद नेफ्रॉन, किडनी का फंक्शनल यूनिट है, ये नेफ्रॉन, देखी जाना प्लीज़। तो नेफ्रॉन के दो पार्ट्स है, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस ये एक कैपिलरी नेटवर्क है जो एफरेंट एट्रियोल से ब्लड लेते हैं और इफरेंट एट्रियोल से ब्लड को निकालते हैं। एफरेंट से ब्लड को लेते हैं और इफरेंट को ब्लड से निकालते हैं। लेट मी इरेज दिस सो दैट यू कैन इजीली सी, है ना, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल, ये जो देख रहे हो आप रीनल ट्यूब्यूल, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो ग्लोमेरुलस के नीचे होता है, रीनल ट्यूब्यूल। उसके बाद बोमेंस कैप्सूल डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है जो ग्लोमेरुलस को कवर करता है। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल को मिलाकर मालपीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल कहते हैं। ट्यूब्यूल के पार्ट्स PCT, DCT, हेनलेज लूप और कलेक्टिंग डक्ट। PCT बोमेंस कैप्सूल के पास होती है। DCT हेनलेज लूप के बाद का पार्ट है। उसके बाद हेनलेज लूप एक डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब होती है, ठीक है, अभी आगे पढ़ाऊंगी मैं। कलेक्टिंग डक्ट ये फाइनल ट्यूब है जो यूरिन को एक जगह कलेक्ट करता है और यहाँ से वो यूरेटर में पहुँचता है। यूरेटर में कैसे पहुँचता है? रीनल पेल्विस के थ्रू।
ठीक है। उसके बाद ब्लड सप्लाई की बात करें, एफरेंट एट्रियोल ग्लोमेरुलस में ब्लड लाता है, इफरेंट ब्लड को बाहर ले जाता है। तो ये वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम किडनी के ही अंदर वाले पार्ट की है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अगली क्लास में होगा। अ हेयरपिन शेप्ड हेनलेज लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब। यही मैंने बोला कि हेनलेज लूप का एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग लिम्ब होता है। उसके बाद है द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड डीसीटी। हेनलेज लूप के बाद आता है डीसीटी। द डीसीटीज ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन्स इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी सीधा खुलती है हमारे कलेक्टिंग डक्ट में। उसके बाद आता है मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स एंड द कैलिसेस। मेडुलरी पिरामिड्स के थ्रू कुछ तो बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट की जगह सीधा उसमें खुलती है रीनल पेल्विस में। द मालपीजियन कॉर्पसल यानी कि ग्लोमेरुलस और Bowman's capsule, PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney. Cortical region में situated होते हैं, cortical यानी कि अंदर वाले में, ठीक है। Whereas the loop of Henle is deep into the medulla. Loop of Henle medulla में located होता है, ठीक है। ये important line है। आगे, in majority of nephrons the loop of Henle is too short and extends only very little into the medulla. कुछ में तो Henle loop of Henle इतना छोटा होता है कि वो सिर्फ थोड़ा सा ही, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा ही मेडुला में पहुंचता है, बाकी का सारा कॉर्टेक्स वाले रीजन में ही रह जाता है, कॉर्टिकल रीजन में ही रह जाता है। सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ये इस बार नीट में पूछा जा चुका है, सॉरी ये वाला क्वेश्चन जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन वाला, ये नीट में पूछा जा चुका है। ये मेरा बिल्कुल सही हुआ था। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला। और उन नेफ्रॉन्स को कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। अभी हम जे सिस्टम भी पढ़ेंगे। Juxtaglomerular system. The efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillaries. जो efferent arteriole है जो emerge होती है glomerulus से, वो एक fine capillary network बनाते हैं around the renal tubule. renal tubule के आसपास, जिसे हम peritubular capillaries कहते हैं। A minute vessel of the network runs parallel to the Henle's loop. बहुत minute सा होता है। अभी हमने पीछे देखा था, एक मिनट, ये रेड कलर का आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं वासा रेक्टा, जो कि अलोंग द लूप ऑफ हेनले रन करता है। यू शेप्ड वासा रेक्टा है, ठीक है। वासा रेक्टा एब्सेंट होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में, जो मतलब छोटे होते हैं ना, जिसमें लूप ऑफ हेनले, उसमें जो वासा रेक्टा है वो बहुत छोटा होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। जिससे कुछ ना समझ आया हो वो प्लीज़ कमेंट कर मुझे बता सकता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।